हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, झक्कास होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारी जो वीडियो है पार्ट 20। और हम पार्ट 20 में आप तो टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। आज हम क्या करेंगे ना, आपको प्रीवियस वीडियो पे मैं होमवर्क दिया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जर्नल और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आपको मैं पढ़ने के लिए दिया था। तो आप उसे कितना हद तक खत्म किया, यानी कि कॉन्सेप्ट कवर किया। मैं अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यानी कि मैं जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैंने अभी क्या कर दिया ना, आधा 50% यहाँ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आप कितना परसेंट कंप्लीट किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं इस तरह का अपडेट्स देता रहूंगा। आपको मैं वीडियो पे बताया था। तो आज हम सिंपली क्या करेंगे ना, आज हम सिंपली, आप तो टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। आज हम सिंपली एक ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा जर्नल एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं कि आप उसे जब वो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे ना, आप समझेंगे ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि डिफिकल्ट जर्नल एंट्री। लेकिन आप जब वो आंसर्स को करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वो आंसर बड़ा सिंपल है। यानी कि इस केस में, कई सारे केस में ये होता है ना, क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफिकल्ट हमें लगता है, लेकिन जब हम उसे करते हैं तो क्या होता है ना, बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है एग्जाम टाइम पर। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। अगर आप इसे गलत सॉल्व किया है या सॉल्व भी नहीं किया है, छोड़ दिया है, तो आपको मार्क टोटल नहीं मिलता। ठीक है, आप वही टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम पे ना छोड़े। बोर्ड एग्जाम जो CHSE का बोर्ड एग्जाम कॉमर्स का है ना, वही एग्जाम पे आप ना छोड़े। इसीलिए हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन यानी कि वो जर्नल एंट्री यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर है तो, क्योंकि हमारे इस तरह का CHSE रिलेटेड बहुत सारा वीडियो यहाँ पर डाला जाता है या हमारा बहुत सारा ऐसा वीडियोस इस टॉपिक पर ही आता रहता है। और आपको पढ़ाई में, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई करने में बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा विथ उसका आंसर, यहाँ पर हम डिस्कशन अभी करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन अभी हमारा है, मैं प्रोसेस नंबर 1 पे ही सारे सभी कुछ यहाँ पर करूंगा। लेकिन आप क्या करना, वो जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चंस को नोट कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, वो एंट्रीज को आप प्रोसेस नंबर 2 पे करेंगे। इससे आपका क्या होगा ना, आप सभी कुछ जान पाएंगे। यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि देखिए सपोज साइंस में हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स का एक क्वेश्चन लेते। सपोज मैथ्स का एक चैप्टर नंबर 1 है, उसका कॉन्सेप्ट XYZ, सपोज XYZ जो भी हो कॉन्सेप्ट, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको देंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है माना कि होता है, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप का भी आपको दिया जाता है। यानी कि वो डिफरेंट टाइप का जो चीज या कॉन्सेप्ट है ना, आपको हर एक क्वेश्चन पे मिल जाएगा। यानी कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं क्वेश्चंस को बार बार यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन को यहाँ पर बार बार आपको मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन नंबर 1 पढ़ेंगे। उसके पहले आप क्या कर देना ना, यहाँ पर आप अगर चाहे तो अभी भी जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है ना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं हमेशा आपको गलत बता रहा था। जितना अभी मैं जर्नल अभी तक किया है, जर्नल फॉर्मेट आपको बताया है, प्रोसेस नंबर 2 आपको मैं बताया है, वो प्रोसेस भी गलत था। लेकिन अभी मैं आपको पूरा करेक्ट
प्रोसेस आपको मैं फॉर्मेट बताऊंगा। यानी कि मैं आपको पहले क्या कर देता था, यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच लेता था, इस तरह से लाइन खींच लेता था, और इस टाइप का कुछ लाइन यहाँ पर मैं खींच लेता था। और उसके बाद क्या करता था, यहाँ पर डेट XYZ, सपोज डेट February 12 में यहाँ पे लिख देता था। डेट यहाँ पर हेडर मेरा होता था, यहाँ पर डेट मेरा एक हेडर होता था, डेट पार्टिकुलर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस होता था। और यहाँ पर हम डेट लिख देते थे, और यहाँ पर कौन को जोनल एंट्री करते थे, और नीचे मेरेसन लिख देते थे। और यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर मेरा पड़ता था, और अमाउंट पे भी हम सारे सभी कुछ चीज लिख के यहाँ पर इसे सॉल्व करते थे हम इस तरह से। लेकिन ये प्रोसेस गलत है, मैं आपको जो बताया, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा तो गलती होगा, मेरा गलती होने से ही मैं सीख पाऊंगा। आपको मैं पहले बता दिया था कि 100 इनकरेक्ट इज इक्वल टू 50 करेक्ट। देखिए अब इससे क्या समझा ना, अगर आप एक कॉन्सेप्ट में या एक चैप्टर में 10 बार फेल हुआ है, तो आप 5 बार वो चैप्टर में टॉपर करेंगे। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जो 10 बार आपने वो चैप्टर में से फेल किया है, क्यों फेल किया है, आप ये तो जान पाएंगे ना, ये आपका रिवाइज हो जाएगा। यानी कि मेरा ये गलती की वजह से मैं फेल हुआ। अगर आप नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम देंगे तो वो गलती आप नहीं करेंगे। इस टाइप का आप जितना गलती करेंगे उतना ही आपका सुधार होते जाएगा, और एक ना एक दिन सारा गलती आपका जब भी करेक्ट हो जाएगा, तब आप वो चैप्टर में टॉपर हो जाएंगे। ठीक वैसा ही कॉमर्स है, कॉमर्स भी नहीं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ठीक वैसा ही है। अगर आपका एक फील्ड में 100 बार गलती होता है, तो आप उसमें 50 बार सही यानी कि सही है, यानी कि 50 बार आप वो चैप्टर में टॉपर करेंगे। यानी कि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसमें आप टॉपर करेंगे, यानी कि 50 आपका यहाँ पर करेक्ट होना ही है भाई। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलती वगैरह हो जाता है, कोई भी जोनल गलती वगैरह हो जाता है, तो आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, और पढ़ना छोड़िएगा मत। यानी कि कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, एक गलती की वजह से वो क्या कर देते हैं, ट्राई करने के बजाय 2 या 3 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं। यानी कि सपोज आपका February 5 तारीख में एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, वो आपका गलती निकला था, यानी कि इनकरेक्ट निकला था। दोबारा ट्राई किया इनकरेक्ट, दोबारा ट्राई किया इनकरेक्ट। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट नहीं रहता है, तो आप क्या कर देते हैं ना, गुस्से से सारे, यानी कि गुस्से से आप क्या करते थे ना, 2 या 3 दिन पढ़ाई छोड़ देते थे, यानी कि 2 या 3 दिन तक पढ़ाई ही नहीं करते थे। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका लगातार फेलियर आप होते जाएंगे, कभी आप पास नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपका जब भी कोई भी गलती वगैरह हो जाता है, तो उस वक्त आप वो गलती का करेक्ट आंसर क्या है, अगर आप एक सपोज आपका क्वेश्चन गलती हो गया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है ये ढूंढना, क्योंकि ये सभी फेलियर के ऊपर अप्लाई होता है। जो भी फेलियर है, जो भी फेल हो गया है कोई भी एग्जाम पे, वो क्या करता है ना, अपना जो इनकरेक्ट है, यानी कि जो उसका गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है, उसका करेक्ट आंसर क्या है वो नहीं ढूंढता। एग्जाम पे सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, तो उसके वजह से वो आगे भी फेल होते जाते हैं। तो ये गलती आपको दोबारा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो सबसे पहले मिस्टेक होने के बाद सबसे पहले आप वो मिस्टेक का आंसर ढूंढना, उसका करेक्ट क्या है वो ढूंढना। वो ढूंढने के बाद ही आप कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट क्राइटेरिया आपको सॉल्व करना। तो यहाँ पर मेरा भी एक गलती हुआ है, लेकिन वो गलती में रियलाइज कर पाया। देखिए यहाँ पर मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देता था अमाउंट, लेकिन आपको भाई एक मैं चीज बता देता हूँ कि जोनल फॉर्मेट ये नहीं है, जोनल फॉर्मेट ही मेरा गलत था। मैं आपको सभी गलती बता दिया था, यानी कि गलत, मैं सभी फॉर्मेट आपको प्रोसेस नंबर 2 का जोनल का सभी प्रोसेस आपको मैं रॉन्ग बता दिया था। राइट करेक्ट, यानी करेक्ट प्रोसेस क्या है, देखिए सपोज यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर डेट है, डेट के लिए एक कॉलम, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो पार्टिकुलर के लिए कॉलम, और यहाँ पर एक छोटा सा कलम रहेगा, छोटा सा कलम, जहां पर आपका 2 ही लेटर रहेगा,
और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के लिए एक 2 कॉलम। तो यहाँ पर सिंपली आपका इस टाइप का कुछ यहाँ पर पड़ जाएगा। आपका डेट रहेगा, पार्टिकुलर रहेगा और यहाँ पर LF रहेगा, यानी कि बाद डेबिट यहाँ पर रहेगा, क्रेडिट यहाँ पर आपका रहेगा। तो इस टाइप का आपका रहेगा। सपोज आप फरवरी 1 में एक जोनल एंट्री किया, तो जोनल एंट्री वगैरह आप लिख लेंगे। तो उसके बाद मैं क्या कर देता था ना, पूरा आपको यहाँ पे लाइन खींच लेता था। ये गलत है। मैराथन लिखने के बाद आपको इतना तक ही लाइन खींचना है, इतना तक ही लाइन आपको खींचना है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर भी एक जोनल एंट्री किया, तो आपको इतना तक मैराथन लिख कर आप इतना तक ही लाइन खींचना है, और उसके बाद जो है वही रहेगा, यानी कि यहाँ पर डेबिट रहेगा और यहाँ पर क्रेडिट रहेगा। इस टाइप पे होगा। और यहाँ पर कुछ नहीं आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ये सभी छोड़ देना है, मिसिंग छोड़ देना है। कुछ भी वर्ड आपको नहीं लिखना है, कोई भी नंबर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो इस तरीका से राइट, ये प्रोसेस नंबर 2, यानी प्रोसेस नंबर 2 का ये राइट फॉर्मेट है। राइट फॉर्मेट है प्रोसेस नंबर 2 का, ये राइट फॉर्मेट है। तो मैं आपको सभी प्रोसेस नंबर 2 पूरा गलत बता दिया था, तो इसीलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके तरह एक स्टूडेंट हूँ, ना कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ। नहीं, मैं आपके तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं मेरा इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी बड़ा भाई की तरह गाइड कर रहा हूँ। बड़ा भाई तो नहीं, मैं आपके फ्रेंड की तरह एक गाइड कर रहा हूँ। जैसे बुक आपके सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक मैं भी आपके एक सबसे अच्छा दोस्त हूँ। क्योंकि बुक आपको क्या करता है ना, आप कैसे आगे जाकर एक बहुत ही अच्छा इंसान बन सकते हैं और अच्छा कमाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको टिप्स वगैरह हमेशा देता है ना। ठीक वैसा ही मैं भी आपको टिप्स वगैरह देता हूँ। तो हम दोनों आपके अच्छे दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड हम किसको बोलेंगे? जो हमारा अच्छे से ख्याल रखे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी नेगेटिव बात बताने से पहले वो क्या करता है ना, बेस्ट फ्रेंड को नोटिस आप कीजिए। कोई भी नेगेटिव बात अगर वो आपके सामने बोलता है, अगर नेगेटिव बात ही बोलता रहता है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आपको कभी भी वो आगे जाने की मौका नहीं देता है, तो आपके वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। जो बेस्ट फ्रेंड आपको आगे जाने की या आगे बढ़ने की, आप कैसे अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, आपका डाउट्स क्लियर करता है, सारे सभी कुछ पढ़ाई में ज्यादा मदद करता है, जिससे आपका बेनिफिट थोड़ा होगा। आपका हर हमेशा मदद करता है, या मुश्किल वक्त में भी आपको छोड़कर नहीं जाता। सपोज 50 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट भी आपका डाउट नहीं क्लियर किया, तो वो फ्रेंड अगर आपका वो डाउट क्लियर कर लेता है, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड पे गिनती होता है। तो हम दोनों आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। और मैं भी आपको हमारा जो भी कोचिंग पे पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ पर आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ। तो चलिए हम क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो हमारा एक क्रिटिकल कोर्स यानी कि जोनल एंट्री है, क्रिटिकल तो हम उसे नहीं बोल सकते, ना वो क्रिटिकल है ना वो इजी है, वो एवरेज टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप देखेंगे तभी आप सोचेंगे कि क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट है, लेकिन आंसर करते वक्त आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सब सिंपल ही लगेगा। देखिए हमारा फरवरी 2015 फरवरी 1 का एक ट्रांजेक्शन है। पेड कार्टेज 500 ऑन बिहेव ऑफ अमित ए कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि कार्टेज का चार्ज, यानी कि सपोज का अमित नाम का, आप एक अमित नाम का एक कस्टमर है हमारा, तो हमने क्या किया ना, आपको कार्टेज नाम का चार्ज आपको हम पेड किया। यानी कि सपोज मैं हूं निर्मल और आप अमित हैं, तो मैं आपको क्या किया ना, 500 रुपए का कार्टेज चार्ज पेड किया। तो इसका जोनल एंट्री क्या होगा, सिंपल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैं अमित अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमित अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैं आपको पहले से भी बताया था, जो हमारे पास आता है या जिसके पास जाता है वो डेबिट होता है, या आपको अमित लिख देना है। अमित अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट यहाँ पर होता है क्रेडिटेड, और उसके बाद आपको अमाउंट यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर डेट लिख के मेरे सन लिख के आपको छोड़ देना है। देखिए अमित नाम का एक क्वेश्चन है, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेता हूँ।
पेड कार्टेज 500 ऑन बिहेव ऑफ अमित ए कस्टमर। लिख लिया क्वेश्चन को, जोनल एंट्री में अभी बता दिया। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे। February 2, advance paid to Amazon.com through online for settled good of 5,000। यानी कि Amazon नाम, यानी कि सपोज आप Amazon पे, Amazon जो हमारा ई कॉमर्स, बड़ा ई कॉमर्स बिजनेस है, आप तो Amazon में शॉपिंग किया होगा। तो सपोज आप Amazon को क्या कर देते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। सपोज आप 5,000 वाला एक चीज को, यानी कि गुड्स को, कोई भी एक चीज हो, गुड्स को आपको 5,000 का गुड्स आप Amazon से परचेस करते हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी तो अवेलेबल आजकल नहीं है, क्या कर देते हैं ना, बैंक अकाउंट के थ्रू से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। तब आपके ऑर्डर रिसीव होने से पहले आपने क्या किया ना, पेड कर दिया पैसा Amazon को, तो आपका यहाँ पर क्या होगा ना, आपका यहाँ पर Amazon अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट होगा। Amazon अकाउंट पे यहाँ पर पैसा डेबिट हुआ, और बैंक अकाउंट से, बैंक से ऑनलाइन का मतलब आप बैंक समझना, क्योंकि आजकल सारे सभी कुछ चीज ऑनलाइन पे, पैसा कहां पर जाता है कहां पर आता है, बैंक से ही होता है ना। तो यहां पर सिंपली आपने लिखना कि Amazon अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आप अमाउंट यहाँ पर लिख देना और मैरेसन लिख के आपको जोनल एंट्री कर देना। तो सिंपली आपका सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस रिसीव फ्रॉम सुजीत ए कस्टमर हु सप्लायर गुड्स 6,000 रुपए। यानी कि सुजीत नाम का एक कस्टमर आपका है, और उससे आपने क्या कर दिया ना, एडवांसली 6,000 रुपए रिसीव कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर सिंपली आपका कैश अकाउंट टू सुजीत अकाउंट होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुजीत अकाउंट क्रेडिटेड, यहां पर होगा। बिंग लिख के आप मेरेशन करके छोड़ देना। तो सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ते वक्त पूरा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप ये सोचेंगे क्वेश्चन तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, बट मैं आपको अभी समझा रहा हूं तो डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। ये क्वेश्चन अगर आपको पाना चाहते तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हम जो हमारा 4th नंबर है ट्रांजेक्शन February 4 का, रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 12,000 फ्रॉम 10 न्यूली रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2,000 ईच फ्रॉम 10 न्यूली रिक्वायर्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डिपॉजिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है ना, सिक्योरिटी अकाउंट से आपने क्या किया ना, कैश डिपॉजिट। यहाँ पर मैं जोनल एंट्री फास्ट यहाँ पर लिख देता हूं, कैश डिपॉजिटेड अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटी डिपॉजिटेड अकाउंट क्रेडिटेड। देखिए क्या होता है, जॉब वैकेंसी वगैरह आता है, सपोज अमेजोन तो नहीं, सपोज मेरा एक कंपनी है, एक बहुत बड़ा कंपनी है जिसमें मैं निर्मल एंटरप्राइजेस देता हूं, निर्मल एंटरप्राइजेस। तो ये मेरा बहुत बड़ा कंपनी है। तो ये कंपनी में मुझे 10 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। कितना? 10 सिक्योरिटी गार्ड मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जॉब वैकेंसी लाऊंगा। तो 10 सिक्योरिटी गार्ड मेरा निर्मल एंटरप्राइजेस में 10 सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए 10 सिक्योरिटी आए मेरे पास, 10 बंदे आए। तो मैं वो 10 बंदे को यूं ही कोई भी एग्जाम वगैरह पास नहीं कर पाऊंगा, डायरेक्ट सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा कि नहीं, डायरेक्ट मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा ना, फर्स्ट उनको ट्रेनिंग दूंगा, 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग देने के, यानी कि ट्रेनिंग देते वक्त
क्या होगा ना, एक सिक्योरिटी गार्ड अगर निकल जाएगा तो हमारा बहुत लॉस होएगा। हम सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाएंगे और सिक्योरिटी गार्ड वाले जो बंदे हैं वो क्या करते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड वाले जो ट्रेनिंग को सीख लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और कहाँ सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर जो मैं इक्विपमेंट्स लाया था उनके लिए मैं इन्वेस्ट जो किया था तो मेरा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक एक सिक्योरिटी गार्ड से 12,000 रुपए, यानी कि मेरा 10 बंदा है ना, यानी कि एक एक बंदे से मैं 2,000 रुपए यहाँ पर चार्ज करूंगा। सिक्योरिटी गार्ड सीखने के लिए 2,000 रुपए चार्ज करूंगा। 10 बंदे हैं तो मेरा कितना हुआ, 20,000 रुपए मैं उनसे चार्ज करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ठीक उस टाइप क्या होता है, कैसे डिपॉजिटेड अकाउंट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, यानी कि जो सिक्योरिटी वाले बंदे थे हमसे 10 बंदे थे ना, 10 बंदे हमको 20,000 रुपए पेड किया। क्यों पेड किया ना, सिक्योरिटी ट्रेनिंग सीखने के लिए वो हमें पेड किया, कैश डिपॉजिटेड। हमारे पास 20,000 रुपए पेड हुआ, यानी कि आया, तो मैं उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए सभी इक्विपमेंट्स लाऊंगा। तो वो सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग लेके मेरा सिक्योरिटी रह सकता है निर्मल एंटरप्राइजेस में। समझ गए ना आप मेरी बात? तो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, आप भी समझ गए होंगे आई होप। तो यहाँ पर हमारा जो February 8 वाला जो हमारा ट्रांजेक्शन है, एप्रेंटिक APPRENTIC एप्रेंटिक प्रीमियम रिसीव अपग्रेड 3,000 ईच फ्रॉम 5 अप्रेंटिक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अप्रेंटिक प्रीमियम रिसीव 3,000 रुपए ईच फ्रॉम 5 अप्रेंटिक्स। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर इसका जोनल में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सभी जोनल एंट्री मेरा गलती हुआ है और गलती हो गया हो जोनल का एंट्री मैं आपको नहीं बता सकता ना। तो आप भी अगर गलती कर देंगे तो मेरा वो रिस्पॉन्सिबल मेरा दायी रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको फर्स्ट लिख लेता हूं। देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट, देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू यहाँ पर मैं ये जो लिखा इसका मतलब क्या है ना, अप्रेंटिक प्रीमियम रिसीव 3,000 रुपए ईच फ्रॉम 5 अप्रेंटिक्स, यानी कि ये केस में भी वही हुआ। यानी कि देखिए अप्रेंटिक प्रीमियम से, यानी कि अप्रेंटिक प्रीमियम से आपने क्या किया ना, 5,000 रुपए 3,000 रुपए रिसीव किया, तो आपके पास वो डेबिट हो जाएगा कि नहीं। तो आप यहाँ पर 3,000 रुपए लिख लेंगे। उसके बाद किससे यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, किससे हमें पैसा आ रहा है ना, अप्रेंटिक प्रीमियम से, तो अप्रेंटिक प्रीमियम लिख लेंगे। सिंपल है ना भाई। ये क्वेश्चन या अगर आप पढ़ेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगा होगा वर्ड को। अप्रेंटिक आप वर्ड नहीं सुने होंगे, इसीलिए आपको डिफिकल्ट और कंफ्यूज लगा होगा। ये होगा कि आंसर ये होगा, डिफिकल्ट लगा होगा। तो मुझे भी लगा था मेरा ये आंसर गलत हो गया था, आपका गलती ना हो इसीलिए मैं बता दिया। तो उसके बाद ए लोन ऑफ 80,000 वाज गिवन टू एम्प्लॉय टू फेस्टिवल एडवांस। ये क्वेश्चन आप जब सुना तो आपको क्या समझा, आप क्या समझे क्वेश्चन को मुझे बताइए। मुझे आप बता तो नहीं सकते, कमेंट कीजिए। तो देखिए A loan of 80,000 was given to employee as festival advance। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं नहीं लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मेरा निर्मल एंटरप्राइजेस में तो यहाँ पर मेरा निर्मल एंटरप्राइजेस में 10 एम्प्लॉय मेरे अंडर काम करते हैं निर्मल एंटरप्राइजेस में। तो सपोज गणेश पूजा आया, यानी कि अभी तो गणेश फेस्टिवल आ रहा है ना, तो गणेश फेस्टिवल अभी आ रहा है, गणेश फेस्टिवल आ रहा है। तो गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने के लिए मैं मेरे 10 एम्प्लॉय को कुछ 80,000 रुपए का लोन दे देता हूँ कि 80,000 रुपए का लोन दे देता हूँ। आप समझे होगे 80,000 रुपए का लोन। यहाँ पर भाई क्वेश्चन है, सपोज है, कोई तो नहीं देता,
लेकिन 80,000 रुपए मैं लोन दे देता हूँ। तो क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को लोन चाहिए ना, तो हर एक एम्प्लॉय को लोन चाहिए होता है। आपका अगर कोई भी बिजनेस है, आपके पापा का अगर कोई भी बिजनेस है, उनके एम्प्लॉय क्या करते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल आने से पहले उन्हें थोड़ा पैसा मांगते हैं खर्च वगैरह करने के लिए। तो ठीक ऐसा ही है इस केस पे। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जर्नल एंट्री अकाउंट टू, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, लोन टू एम्प्लॉय अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट आपका होगा। कैश अकाउंट क्रेडिटेड, आपका 80,000 रुपए और आपका अगेन 80,000 रुपए आपका पड़ेगा। मेरे सन आप बिंग लिख के यहाँ पर मेरे सन लिख के आप सॉल्व करके आसानी से क्वेश्चन को कर सकते। समझ गए मेरी बात? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन बारोड फ्रॉम ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 7 लाख एट द रेट 10%। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपने ओडिशा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 7 लाख रुपए लोन लिया है, 7 लाख रुपए लोन लाया है आपने। तो यहां पर सिंपली क्या होगा ना, 7 लाख रुपए लोन लाया है ना आप, तो यहाँ पर सिंपली आपका पड़ जाएगा। सिंपली आप जिस तरह से करते थे जोनल एंट्री, उसी तरह से करना है आपको। देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड टू आपका OSFC। तो OSFC का मतलब है ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अकाउंट क्रेडिट। आपका कितने रुपए, 7 लाख रुपए आप लाए थे, 7 लाख रुपए। और आप ये सोच रहे होंगे एट द रेट हमारा कुछ यूज नहीं होगा क्या? एट द रेट यहाँ पर जो बिंग लिख के आप क्या कर देंगे, बिंग लिख के यहाँ पर एट द रेट %10 यहाँ पर लिख के आप यूज करके, ये वर्ड को यूज करके आप बिंग लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कशन कर लिया है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। रिसीव 50,100 as इनकम टैक्स रिफंड बाय चेक। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा। क्या है कि देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट होगा। यानी कि देखिए आपका इनकम टैक्स वगैरह तो सभी का आजकल होता है ना। देखिए बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ, आपका इनकम टैक्स से यहाँ पर क्रेडिट हुआ। यानी कि मैं उसका जोनल एंट्री तो आपको हम बता दिया। जोनल एंट्री आप देख के क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझा यानी कि समझ में आ रहा होगा तो आप उसका जोनल एंट्री फर्स्ट देखना। तो देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप देखें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम टैक्स क्रेडिट यहाँ पर हो जाए। यानी कि सपोज आपका एक बिजनेस है और बिजनेस पे आप इनकम टैक्स भर रहे होंगे। इनकम टैक्स आप क्या करें ना, भर दिया, तो यानी कि उसका एक एप्लीकेशन या आपको मिलता होगा ना, तो वो एप्लीकेशन क्या हो गया ना, रिफंड हो गया। तो रिफंड का मतलब क्या है, पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो आपके बैंक में फिर से पैसा वापस आ गया और इनकम टैक्स से क्रेडिट होगा। यानी कि इनकम टैक्स को उनका इनकम मिलने वाला था तो उनका क्रेडिट हो गया और आपका बैंक अकाउंट पे डेबिट हो गया। समझ गए? बैंक अकाउंट पे ही डेबिट होता है ना, तो आपको आई थिंक समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, और भी आपको मैं बता देता हूं फ्रेंड, यहाँ पर चेक भी है। चेक यहाँ पर भी है। चेक का मतलब है कि आपका बैंक, चेक ऑनलाइन पेमेंट, इसका मतलब है बैंक। सिंपली आपको आंख बंद करके चेक या ऑनलाइन पेमेंट आप जहां देखने को पाएंगे तो वहां पर आपको सिंपल बैंक अकाउंट लिख देना। तो यहाँ पर सिंपली हमारा हो गया। आप 15,000 यानी कि 1,500 रुपए यहाँ पर आपको लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1,500 मेरे से लिख के सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर सिंपली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। हमारे बहुत सारे से ट्रांजेक्शन वगैरह है। परचेज गुड्स फ्रॉम amazon.com फ्रॉम ऑनलाइन। यहाँ पर ये वाला ट्रांजेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। आपने क्या किया ना, अमेजोन से, अमेजोन जो ई कॉमर्स बिजनेस से, यानी कि आपने कुछ परचेस किया तो आपके क्या हो जाएगा, गुड्स परचेस किया ऑनलाइन से, तो
क्या होगा ना, ऑनलाइन से आपने परचेस किया तो अमेजन अकाउंट यानी कि आपके पास क्या है, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यानी कि आप इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन आपको बताया गया है। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, बैंक होता है, बैंक। सिंपली परचेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट सिंपली आपका हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे ना, नेक्स्ट चलेंगे, परचेस गुड्स थ्रू VPP ₹9,000। VPP एक हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट समझ लीजिए। VPP का मतलब एक आर्टिफिशियल अकाउंट, सपोज VPP एक आर्टिफिशियल अकाउंट आप समझ लीजिए। तो परचेस गुड्स थ्रू VPP ₹9,000, यानी कि आपने VPP से कुछ ₹9,000 परचेस किया। तो सिंपली आपका हो गया, यहाँ पर देखिए परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, सिंपली आपका परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट आपका हो जाएगा। हो गया ना, आपका सॉल्व आपका यहाँ पर हो चुका होगा, आपके मन पे ही सॉल्व हो चुका होगा। मैं क्या यहाँ पर आपको बताऊंगा, दिखा दे। तो उसके बाद सेल टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट ₹6,700, यानी कि यहाँ पर सेल टैक्स को आपने पेड किया तो सेल टैक्स पे आपका यहाँ पर क्या होगा, यानी कि सेल टैक्स यहाँ पर एक अकाउंट है और कैश यहाँ पर एक अकाउंट है। तो सेल टैक्स को आपने पेड किया तो सेल टैक्स अकाउंट का यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, सेल टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपली आपका यहाँ पर जोनल एंट्री हो गया। मैं बात आपको पार्टिकुलर्स बता रहा हूँ, आप वो बाकी सभी प्रोसेस नंबर 2 पे आप सभी करना, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम चैनल पे छोड़ दूंगा, वहां पर आप ज्वाइन अगर हो गए तो आप वो चैनल पा सकते हैं, यानी कि वो हमारा टेलीग्राम चैनल पर ये इमेजेस वगैरह पा सकते हैं। तो उसके बाद हमारा तो सारे सभी कुछ अभी हमने डिस्कशन कर लिया है और आज का वीडियो हमारा इतना ही था। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, पार्ट 17 में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक वेट मेजरमेंट मशीन में या वेट मेजरमेंट सब्जी वाले वेट मेजरमेंट करते हैं ना, उस वाले पे हम आयरन को 4 किलो आयरन और 4 किलो कॉटन लिख लेंगे तो कौन ज्यादा वेट होगा, यानी कि कौन ज्यादा भारी होगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई भी भारी नहीं होगा, दोनों इक्वल होंगे। यानी कि ये 4 किलो है, ये भी 4 किलो है, कॉटन यहाँ पर 4 किलो है, कॉटन यहाँ पर 4 किलो है और आयरन भी यहाँ पर 4 किलो है। तो यहाँ पर अगर कोई भी ज्यादा इंक्रीज नहीं है या डिक्रीज नहीं है तो इक्वली होगा ना, इक्वली होगा ना। यहाँ पर मैं आपके साचनेस को चेक कर रहा था, तो यहाँ पर सिंपली हमारा सॉल्व हो चुका है। और क्या मैं भूल रहा हूँ क्या बताने के लिए, हाँ और भी एक चीज बोला था मैं आपको, कौन सा ऐसा डेप्रिसिएशन है जो हमारा उसका डेप्रिसिएशन नहीं होता, कौन सा एसेट है उसका डेप्रिसिएशन नहीं होता। मैं आपको बोला था लैंड, तो लैंड का डेप्रिसिएशन है और डेप्रिसिएशन नहीं भी है। अगर सपोज लैंड पर कभी भी मैंने डेप्रिसिएशन नहीं देखा, तो लैंड पर सपोज आपका ये लैंड है और लैंड के पास एक छोटा सा नदी है, तो अगर 4 साल के बाद या 4 साल के बाद वो नदी यहाँ था यहाँ आ जाएगा तो आपका लैंड डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि आपका लैंड जो है बर्बाद हो गया। वो लैंड को आप फिर किसी को बेच नहीं सकते या उस पे यानी कि उस पर आप घर करके भी नहीं रह सकते, तो लैंड आपका बर्बाद हो गया। इस तरीके से लैंड का डेप्रिसिएशन भी है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। और हमारे अभी ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। जो भी मैंने ये वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ये टाइम देने की वजह से ही हमारा रेपुटेशन बढ़ता है यूट्यूब। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। हमारा वीडियो आज इतना ही था और हम नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।